Yes. Uh, Should I start? yes. Okay, okay. Yeah, I was just waiting for the slide so that even I can give you a small introduction because in that slide, गुरप्रीत वो slide please क्या आप चला सकते हैं? The creative वाला slide. कमल जी आपका चेहरा आधा कट रहा है. We couldn't able to see you properly. Okay, fine. अभी Yes. ठीक है? So Yes. yes. Now it's visible. Yes. So perfect visible. Yes. So I would Okay. like to invite our celebrity member Shri Kamal Sita ji to share their success journey, sir. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you, Chhatrapati Shivaji Sampark members. I really want to thank office bearers of Shivaji Sampark, those who have given me an opportunity to speak before you. I'm not going to talk about Rudraksh and meditation, क्योंकि पिछले कई सेशंस में इसके बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि संपर्क में होलिस्टिक हीलिंग वाले लोग जो कि मेडिटेशन में रीत रूपानी जी जैसे साउंड हीलिंग में और मीना मिश्रा जी योगा में, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास इस प्रकार की स्किल बहुत है. और इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए कैलाश कोटवानी जी और श्रेया नाथ ने सबने मिलकर एक नवकर्मा ग्रुप की स्थापना की थी, जिसमें मुझे भी एक लीड रोल दिया गया था. दुर्भाग्यवश जब हम टेक ऑफ कर ही रहे थे तो उसी समय ये मार्च में पेंडेमिक की सिचुएशन चालू हुई. लेकिन हमारा जो टैलेंट है वो कभी ना कभी स्थिति सामान्य होने के बाद काम आएगा और हम जनता की सेवा करने में सक्षम होंगे, ये मेरी आशा है. मैं सब्जेक्ट को बोर नहीं करना चाहूंगा, इसलिए रुद्राक्ष और मेडिटेशन के बारे में मैं बहुत ही कम बात करूंगा. और जैसा रीत जी ने अभी कहा कि मेरी जो लाइफ की पर्सनल जर्नी है, उस जर्नी के बारे में मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूंगा. किसी की भी जीवनी से हम न केवल उसकी सफलता को देखकर कुछ सीखते हैं, लेकिन जहां जहां उस व्यक्ति ने असफलता प्राप्त की है, जहां जहां उसके फेल्योर्स हुए हैं, हम उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. I would like to tell both my positive points as well as my weaknesses, so that in your life you can adopt them to your advantage. I belong to a middle class family. I was born in Akola. I will not tell you the year of birth, because if I tell you the year of birth, तो फिर क्या होगा कि मैं जो भी कहूंगा मेरी उम्र का लिहाज रखते हुए आप ये मानेंगे भी ये तो ठीक ही बोल रहे हैं. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से जुड़ा हुआ हूं. मेरे फादर कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफिसर थे और मेरी मदर अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी. इनफैक्ट मैंने जो रुद्राक्ष की जो प्रेरणा ली, उसमें मेरी मदर का बहुत महत्वपूर्ण रोल योगदान रहा है, क्योंकि वो अनेक साधु सन्यासियों के साथ उनके प्रवचन, उनका संत समागम हमारे घरों में भी होता था. तो उसके जो संस्कार मेरे मन में बचपन से पड़े, उन्हीं बचपन के संस्कारों की वजह से विशेष रूप से मैंने रुद्राक्ष का अध्ययन किया. और
जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि सारे विश्व में मैं और मेरे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, विशेष रूप से मेरी जो लड़की है श्रेया जी से छोटी नीता और मेरे बेटे, इन लोगों ने बहुत बड़ा काम रुद्राक्षों का किया हुआ है। बचपन से ही मैं पढ़ने में वैसे तो ठीक था, क्लास में टॉप 3 में ही हमेशा आया करता था, लेकिन मेरी धार्मिक अभिरुचि बहुत अधिक थी। मात्र 12 से 14 वर्ष की उम्र में मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो आधे से अधिक कंठस्थ था। तुलसी की जो रामचरितमानस है वो मेरा प्रिय ग्रंथ है, और मेरी किसी भी कठिन परिस्थिति में जो मेरे लिए टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, जहां मुझे सब जगह अंधकार और निराशा नजर आती है, वहां मैं रामचरितमानस का आज भी आश्रय लेता हूं, और इस ग्रंथ की महानता पर मुझे बहुत विश्वास है। मैंने चूंकि इंग्लिश लिटरेचर और विशेष रूप से हिंदी गद्य और पद्य, इसके बारे में मैंने बहुत अध्ययन किया है, तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस शायद विश्व के एक अद्भुत ग्रंथों में से एक है, जिसका मुकाबला अन्य कोई भी हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं कर सकता। हालांकि रामचरितमानस की प्रेरणा वाल्मीकि की ओरिजिनल रामायण से ली हुई है, जो संस्कृत में लिखी हुई थी, और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है, लेकिन भगवान राम को जन जन में पहुंचाने के लिए रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने हायर सेकेंडरी होशंगाबाद से की, और चूंकि मैं एमपी के 10 लाख स्टूडेंट्स में से टॉप 3 में आया था, तो आगे पढ़ने के लिए मैं जहां भी अप्लाई करता था तो वहां मेरा एडमिशन हो जाता था, क्योंकि उस समय कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो होते नहीं थे। आपके जो 12th के मार्क्स हैं उसके आधार पर ये एडमिशन होता था। इस सिलसिले में मेरा एडमिशन वैसे तो जबलपुर, भोपाल और नागपुर के भी वीआरसी कॉलेज में हुआ, यहाँ तक कि आईआईटी बॉम्बे में भी मेरा एडमिशन हो सकता था, दैट इज इन 1960। लेकिन ये बाकी सब कोर्सेज एक तो 5 वर्ष के थे, और जो 4 साल का कोर्स था वो एलआईटी में, जो कि नागपुर में ही स्थित है, यहाँ 4 वर्ष का कोर्स था। और हम लोगों की उस समय की आर्थिक परिस्थिति में 1 वर्ष का काफी मानी था, तो आई टुक एडमिशन इन एलआईटी नागपुर। एलआईटी नागपुर में मेरे जो 4 वर्ष बीते, मैं पढ़ाई में तो खैर ठीक ही था, आई वॉज अमंग द टॉप 10, लेकिन वहां मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत हुई। मैंने वहां डिबेट, ड्रामा, ऐसे कॉम्पिटिशन, रेडियो प्ले, इसमें मैंने बहुत काम किया, और फाइनल ईयर में आई वॉज इलेक्टेड एज कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट, और उसी वर्ष मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी यूनियन प्रेसिडेंटशिप का भी चुनाव लड़ा। उस जमाने में यूनिवर्सिटी यूनियन प्रेसिडेंटशिप का चुनाव बहुत बड़ा माना जाता था, बहुत बड़े रूप से कई पॉलिटिकल एफिलिएशंस उसमें होते थे, परंतु उस समय 1964 में ये एलआईटी के किसी स्टूडेंट का पहला प्रयास था इस तरफ जाने का। एक मिस्टर पाटनकर जो एनआईटी के यहाँ चेयरमैन थे, वो लॉ कॉलेज में थे, वो मेरे विरोधी थे, वो चुनाव जीते, मैं रनर अप था, लेकिन मेरे चुनाव लड़ने से एक रास्ता एलआईटी को मिला, और अगले वर्षों में एलआईटी के ही कैंडिडेट यूनिवर्सिटी यूनियन के प्रेसिडेंट बने। मेरा
शिक्षा का जो पीरियड था वो 1964 में समाप्त हुआ। उस समय मेरी एज 21 ईयर्स की ही थी। बहुत यंग एज में मैंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद मैंने क्रमशः करीब 4 या 5 कंपनियों में मैंने काम किया, अलग अलग पोस्ट पे, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ chemical engineer to the level of president, and finally rose to the position of director on the board. I started with Grasim, owned by Builders. Thereafter, I joined JK Synthetics, belonging to Singhanias. I worked in Shriram Fibers SRF Limited at Chennai. Then I became president in Kanoria Chemicals. And finally, I joined Indorama at Indonesia as chief executive. मैंने अपने किसी भी जॉब में अपने आप को एम्प्लॉय नहीं समझा। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज ए ओनर। और ये ओनरशिप की भावना, वैसे तो देखिए ये ओनरशिप की भावना की हम लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन ये ओनरशिप की भावना लाने के लिए एम्प्लॉय का रोल तो देखिए होता ही है। उसमें इनबिल्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क होना चाहिए, लेकिन इसमें एम्प्लॉयर का भी बहुत बड़ा रोल है। एज एन एम्प्लॉयर आप अपने एम्प्लॉय को जब तक समान अधिकार, मानवता के अधिकार आप जब तक उनको नहीं देंगे, आप उसको अपने घर का सदस्य नहीं मानेंगे, तब तक वो ओनरशिप की भावना परकुलेट नहीं हो सकती। ओनरशिप की भावना वाले लोग आपको भाग्य से ही मिलेंगे। सब लोग अपने 8 घंटे काम करके और चलने वाले लोग होते हैं, लेकिन एज एन एम्प्लॉयर वन शुड ऑलवेज ट्राई कि कम से कम ऐसे कुछ पिलर्स को हम डेवलप करें हमारी संस्था में, जो कि हमारा हर स्थिति में साथ दे सके। फ्रेंड्स, मैंने जिन कंपनियों का आपको नाम लिया, बिल्डर्स, सिंघानियाज, अरुण भरत राम ऑफ श्रीराम फाइबर्स, देन लोहियाज एंड कनोरियाज, इन सब में मुझे अगर किसी ने व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित किया इन इंडस्ट्रीज में से, तो वो मिस्टर अरुण भरत राम, who is the present chairman cum managing director of SRF Limited है। इस कंपनी में मैंने 1975 में ज्वाइन किया था और उस समय उस कंपनी की हालत बहुत खराब थी। यहाँ तक कि कुछ महीनों तक तो वहाँ सैलरी तक नहीं मिलती थी, लेकिन मैं वहाँ के डेवलपमेंट और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स का इंचार्ज था एंड आई वर्क वेरी हार्ड। इनफैक्ट मैं हालांकि केमिकल इंजीनियरिंग मैंने की थी, लेकिन पॉलीमर और फाइबर के बारे में मेरा ज्ञान श्रीराम फाइबर से ही शुरू हुआ और मैंने उस कंपनी में बहुत डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की और आज ये ग्रुप is performing very, very well, being managed wonderfully. And I have highest regard for Shri Arun Bharat Ram out of all the other people with whom I have worked. एक अच्छे सफल इंडस्ट्रिस्ट में क्या गुण होने चाहिए? चूंकि मुझ में ओनरशिप की भावना थी, जैसा मैंने कहा, तो मुझे कंपनी के मालिकों के साथ काम करने का, कंधे के साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम करने की मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली। They also, luckily, they also did not treat me as an employee. मैंने इन
जो सफल उद्योगपति हैं उनमें जो विशेषताएं मैंने देखी हैं, उन विशेषताओं में से कुछ गुण मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो मैंने देखी कि ये कितना भी बड़ा काम करते हो, टर्नओवर हजारों करोड़ का हो और किसी भी प्रकार का इनको लॉस हो या कंटिन्यूस लॉस हो या कोई भी और सिचुएशन इनको फेस करनी हो, तो ईश्वर ने उनको एक आंतरिक ऐसी शक्ति दी हुई है इन सफल उद्योगपतियों को कि वो कभी घबराते नहीं। हम एज ए एम्प्लॉय भले घबरा जाए, लेकिन एज एन ओनर ईश्वर ने कुछ ऐसे गुण उनमें दिए हैं कि वे किसी भी प्रकार से उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपना पोस्चर कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं होने देते। ना वो उसके लिए कोई मेडिटेशन करते हैं, ना वो उसके लिए कोई विशेष प्रयास करते हैं, लेकिन एक ये ईश्वरीय गुण उनमें या तो पारंपरिक वजह से आता है या वो उसको सेल्फ डेवलप करते हैं। मैंने प्राय सभी देखा है कि ये सारे जो इंटरेस्ट सफल इंटरेस्ट है, इन किसी को भी नींद की शिकायत नहीं होती। ये कितना भी बोझ लेके घर पे जाएं तो फटाफट इनको सबको नींद आ जाती है। और जबकि एज एन एम्प्लॉय मैंने देखा है कि रात रात भर जागकर हम अपनी समस्याओं के बारे में कोई हल निकालने की कोशिश करते थे, परंतु दीज आर गिफ्टेड पीपल। लक्ष्मी की कृपा कुछ ऐसे ही नहीं मिलती है, इसके लिए कोई ना कोई व्यक्तिगत ट्रेट बना के रखना पड़ता है। तो मैं कुछ उसके बाद मैंने मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो रहा है ये करीब करीब 35 इयर्स का रहा। मैंने इंडोरामा मेरा आखिरी जॉब था। बुरी बुरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का मैं आज भी फाउंडर चेयरमैन हूँ। और इंडोरामा में रहते हुए हमने जो कई कीर्तिमान यहाँ एस्टेब्लिश किए, बहुत सारे काम किए। एक्चुअली जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, आप चाहे कितना भी बड़ा काम करें, आपका कोई इतिहास नहीं लिखता है। लेकिन संक्षेप में अगर कोई मुझसे कहे कि ऐसी कौन सी ऐतिहासिक चीजें आपने इंडोरामा में की, तो मैं ये कहूंगा कि जमीन के सिलेक्शन से लेकर 1992 में हमने वहां जमीन सेलेक्ट की। 92 में वहां उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर मिस्टर सी सुब्रमण्यम, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। चीफ मिनिस्टर भी वहां आए, विलासराव देशमुख इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वे भी आए। तो उस समय नागपुर की हालत ये थी कि यहाँ हमको 200-300 टैक्सीज की जरूरत थी। तो यहाँ मुश्किल से 10 से 15 टैक्सीज ही हमको उस समय यहाँ प्राप्त हुई। किसी चीज का यहाँ उस स्केल पर उपलब्ध साधन नहीं थे। मैं स्वयं होटल प्राइड, जो आज है उसका नाम होटल प्राइड है, पहले इसका नाम जैक्सन रिजेंसी हुआ करता था, मैं इस होटल में 9 महीने मैं रहा, क्योंकि मुझे यहाँ उचित स्थान रहने के लिए मुझे कोई उचित घर नहीं मिला। और सेकेंडली वो इंडोरामा के पास, बहुत पास भी था। नागपुर में पिछले दशकों में तो बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इंडोरामा के प्लांट लगाने के लिए विश्व का कीर्तिमान स्थापित हुआ। हमने जमीन पर काम करने के बाद 9 महीने में वहां प्रोडक्शन चालू कर लिया और अभूतपूर्व सफलता हमको वहां हुई। शुरू में इंडोरामा में सिर्फ 550 करोड़ की हमारी योजना थी, लेकिन पहले फेज की सफलता को देखते हुए वहां हमारा निवेश 2000 करोड़ तक
हो चुका था तब तक मैंने 1998 में वहां से छोड़ा। तो एक इंडोरामा में बहुत सफलता के काम हुए। उस समय मैं सोशली भी यहाँ बहुत एक्टिव था। वो किन किन सभाओं का मैं चेयरमैन था, क्या था, उसकी एक अपनी कहानी है। उसके बाद 1998 में मैंने सोचा कि अब मालिकों की बहुत सेवा कर ली, तो अब कुछ समय मैं अपने पैरों पे खड़े होकर अपना ही व्यवसाय चालू करूं। तो मैंने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू की। और मुझ में एक जो दुर्गुण है बचपन से, वो दुर्गुण है इम्पेशेंस। मैं बहुत अधीर हूं, मुझ में धैर्य बिल्कुल नहीं। उस धैर्य को अगर मैंने क्रिएटिव ढंग से जहां जहां यूज किया, उसके परिणाम मुझे मिले। परंतु जहां मैंने उसका उपयोग ठीक से नहीं किया, तो उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इम्पेशेंस के कारण और अधीरता के कारण कई बिजनेसेस मैंने चालू किए, फिर बंद किए। और इस एक मैंने थर्मोफॉर्मिंग का प्लांट टास्क इंटरनेशनल के नाम से लगाया। रिटेल का भी बिजनेस हमने चालू किया। पुनम चेंबर में मेरा बहुत बड़ा स्वयं का अपना एरिया था। और डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ली, ट्रेडिंग भी किया। एक साथ बहुत सारे काम चले, जबकि हमारे यहाँ कोई देखने वाला कोई नहीं था। और योजना में बहुत बेसिक मिस्टेक होती। एज ए प्रोफेशनल मेरी रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड थी कि आई एम ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर, जब मैं टेबल के दूसरे छोर पे बैठा एज एन एंटरप्रेन्योर, जब मेरा अपना खुद का पैसा लगा, तो आई थिंक उसको मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। मेरे अंडर में करीब 30 सीएस थे। हालांकि मुझे फाइनेंशियल ज्ञान बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में और बजटिंग में आई वाज क्वाइट गुड। लेकिन टू मैनेज द फंड्स, टू मैनेज द फाइनेंसेस, आई थिंक एक वीकनेस बनी रही। मैं उसके बाद जो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जो रोल रहा, उसके बारे में मैं कुछ सुझाव जो आज के यंग लोग हैं, जो कि स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, नए उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको मैं अपनी टिप्स, अपने अनुभव के आधार पर आपको देना चाहता हूं। पहला तो ये कि विशेष रूप से आज की जो कोविड की स्थिति है, उसमें भी और सामान्य रूप से भी मैन्युफैक्चरिंग शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। मैन्युफैक्चरिंग में आपको 3 रोल करने पड़ते हैं। You have to purchase, you have to convert by process, means manufacture, and then you have to market also. And ownership की कंपनीज में आपको ये सारे रोल करने के लिए you have to become an administrator also, labor handling also. So manufacturing should be your last option at any given time, either now or in future. Secondly, do not start any business, including that of services or consultation, और हमारे संपर्क में बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। मैं अगर आप स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज चूज ए पार्टनर। चूज ए पार्टनर आइदर फ्रॉम फैमिली, और इफ यू कैन, if you have finances and you want to start in a big way, then you should employ a person जो कि आपसे अधिक मेहनत करने वाला हो, योग्य हो, and he should be the person, he or she should be a person with whom you can share. So never start alone. हालांकि मेरे जो फाइनेंस के जो यहाँ लोग हैं, बहुत कैपेबल लोग हैं, वो सब जानते हैं कि फाइनेंशियल पार्टनरशिप सक्सेसफुली नहीं चलती है। लेकिन one should take a risk in the beginning and work together with someone. If you will work singly, alone,
then the chances of failures are more. Therefore, first of all, don't go in manufacturing. I will tell you those points also if you want to know कि manufacturing में आपको कब जाना चाहिए. Luckily संपर्क में as a manufacturer कोई भी नहीं है, बस because I am founder chairman of Voodoo Manufacturer Association, तो मैं वहाँ की दिक्कतों को बहुत समझता हूँ. मेरा थर्ड पॉइंट ये है, प्लीज नेवर टेक लोन. लोन लेना एक अभिशाप, चाहे किसी भी टर्म पे आपको मिले. आप लोन तभी लो जब आप पे इतने गट्स हो कि आप बैंकों को बेवकूफ बना सकते हो. अगर बैंकों को आप बेवकूफ बना सकते हो, वो गट्स आप में अगर हैं, तब तो आप लोन लो. अदरवाइज एक मीडियम एंटरप्रेन्योर को, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर को बिना लोन के ही भले संघर्षों में रहो, परंतु लोन लेकर काम ना करो. परंतु कभी कभी ऐसी मजबूरी होती कि साहब आपने बिजनेस चालू किया वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, और ऐसी मजबूरी होती है कि आपको लोन लेना है, तो लोन डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़ो. मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी प्रकार का दुष्परिणाम आप पर या आपकी फैमिली पर आए, उसके बाद भी लोन ले लेते हैं. आई थिंक आप कोशिश करिए कि लोन पे आपकी जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आपको जेन्युइन लोन आप लें. आप आवश्यकता से अधिक लोन नहीं लें. और वैसे भी आजकल वेंचर कैपिटल और इस तरीके से जो पैसे मिलते हैं, उनमें जहां आपको मैक्सिमम सपोर्ट जहां मिल सके मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर, अदरवाइज प्लीज ट्राई टू अवॉइड टेकिंग लोन्स. मेरा चौथा सजेशन ये है कि अगर आप एक मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं, आई एम सॉरी, आई विल जस्ट टेक 2 minutes. आप अगर एक मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं तो नागपुर में काम करिए. आप अगर काम को बढ़ाना चाहते हैं तो नागपुर के बाहर जाइए. These are my advices to you, and thank you very much for listening. I made my speech a bit long. I hope you will get some tips and use in your life. Thank you very much. Ji. So it was really, really wonderful to hear you, sir.